आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। यूपी की पॉलिटिक्स किस मोड़ पर खड़ी है? 12 साल की बच्ची पीड़िता की मां बाबा के दफ्तर में गुजार लगाती है। उसकी बेटी के साथ क्या क्या हुआ? उसकी बेटी गर्भवती हो गई। इसके पीछे बहुत पावरफुल आदमी है जिसके इशारों में अयोध्या की पुलिस भी चलती है। उनकी कोई नहीं सुनता। योगी आदित्यनाथ ने उनकी पूरी बात सुनी, पुलिस पर एक्शन लिया, एसएचओ और चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया। आरोपी के अवैध साम्राज्य पर बुलडोजर भी चला। यही फरियाद अखिलेश यादव के कानों तक पहुंचती है। वो कहते हैं, जाओ पहले डीएनए टेस्ट करवा कर आओ। इंसाफ के तराजू में देखिए किससे क्या कहा जा रहा है। अखिलेश 12 साल की बच्ची से डीएनए टेस्ट के लिए कह सकते हैं, लेकिन आरोपी का मोहित खान का नाम तक नहीं लेते। आखिर ऐसा क्या मोहित खान के पास है जो समाजवादी पार्टी उसके खिलाफ जाने का रिस्क नहीं लेना चाहती? हमने इसी की पड़ताल की और जो बात सामने आई वो बहुत चौंकाने वाली है। ढाई हजार स्क्वायर फीट में बेकरी, 1 एकड़ से भी बड़ा तालाब, जहां तक नजर जाएगी वहां तक कब्जा। ये बेकरी अवैध है, ये तालाब अवैध है, जमीनों पर कब्जा अवैध है। अयोध्या के भदरसा के चप्पे चप्पे पर मोहित खान के वर्चस्व के निशान मौजूद है। मोहित खान को जो जमीन पसंद आई उस पर अपना झंडा गाड़ दिया। ये पूरा जो इलाका है ये पूरा बेकरी का इलाका है। फिलहाल बेकरी के सैंपल लेने के बाद इस पूरी बेकरी को सील कर दिया गया है। यहीं पर इंडिया टीवी की टीम कल भी मौजूद थी। ये पूरा इलाका जो है यहाँ पर बेकरी के सामान बनाए जाते थे। तय मानकों के अनुरूप भी सामान यहाँ पर नहीं बनाए जा रहे थे। इसी वजह से इस बेकरी को सील किया गया है। जो सैंपल्स हैं उन सैंपल्स को भी एकत्रित किया गया है खाद्य एवं रसद विभाग की तरफ से। और अभी भी आप देखिए कि जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनकी मौजूदगी यहाँ पर है। लेकिन किस तरीके से अवैध तरीके से यहाँ पर ये बेकरी बनाई गई थी, इसमें मानकों को पालन नहीं किया जाता था। और यहाँ पर देखिए मानकों के विपरीत यहाँ पर जो चीजें हैं वो रखी हुई थी। साफ सफाई की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर नहीं थी। जहां तालाब दिखा उसके चारों तरफ मोहित खान का नाम लिख दिया। ग्राम समाज की जमीन हो, शमशान की जमीन हो, चक्रोड की जमीन हो या कोई भी सरकारी जमीन हो, सभी जमीनों पर आरोपी मोहित खान ने गलत तरीके से कब्जा कर रखा था। और यही वजह है कि जब ग्राम समाज की तरफ से नपाई हुई, सरकारी विभाग की तरफ से नपाई हुई, एसडीएम सोहावल की तरफ से नपाई हुई, लेखपाल की मौजूदगी में नपाई हुई, तो पता चला कि किस तरीके से देखिए तालाब की जमीन को गलत तरीके से पूरी तरीके से पाटा गया था, अवैध निर्माण किया गया था बेकरी के तौर पर। और कैसे बाकायदा जहां पर इस समय देखिए जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो खड़े हुए हैं। इस पूरी जमीन को मोहित खान ने अपने प्रभाव में ले लिया था, अपने कब्जे में ले लिया था। और उसके ठीक पीछे की जो आप जमीन देख रहे हैं ये कमर्शियल जमीन है। कमर्शियल जमीन को भी किस तरीके से कब्जे में लिया गया था, उसमें सरकारी बैंक शामिल किया गया था। और 10 मीटर जो सरकारी जमीन होती है, रोड होती है, चक रोड होती है, उसका इस्तेमाल कर लिया गया था। फिलहाल अब जेसीबी यहाँ पर लग गई है। तालाब से सटी हुई जो भी जमीन है सरकारी, उसको कब्जा मुक्त कराया जा रहा है। और जेसीबी इस समय आप देखिए किस तरीके से वार कर रहा है, किस तरीके से प्रतिवार कर रहा है। और जो बाउंड्री वॉल की गई थी अपने कब्जे को दर्शाने के लिए, उस कब्जे को पूरी तरीके से निस्तनाबूद किया जा रहा है। पूरी कंप्लीट कार्रवाई हो जाएगी, उसके बाद इसका फिर से मूल्यांकन होगा और ये पता लग सकेगा कि लगभग 1 करोड़ से ज्यादा की जो सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया था वो यहाँ पर है, कहाँ पे है और किस किस तरीके से है, ताकि इस पूरे अवैध निर्माण को चिन्हित करके इससे कब्जा मुक्त किया जा सके और अवैध निर्माण के खिलाफ बाबा का जो बुलडोजर चल रहा है वो पूरी तरीके से इस इलाके में गरज सके। मोहित खान का एक ऐसा रसूख था, वो जो चाहे कर सकता था। उसे रोकने वाला, टोकने वाला, उसके खिलाफ खड़े होने वाला कोई नहीं था। मोहित खान ने ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा किया, तालाब पर कब्जा किया, शमशान, असिंचित भूमि, दलितों की जमीन, सब पर मोहित खान का अवैध कब्जा है। अयोध्या में मोहित खान की जितनी पावर बढ़ती उतना उसका साम्राज्य बढ़ता। लोकल सिस्टम, लोकल पुलिस, सबको मोहित खान ने अपने कंट्रोल में रखा था।
32 घंटे तक पुलिस ने मोहित खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की थी। लेकिन योगी सरकार में नंबर सबका आता है। जो अपराध करेगा, चाहे वो कितना पावरफुल हो, उसका अहंकार बुलडोजर तोड़ देगा। अगर योगी सरकार ना होती, अगर योगी आदित्यनाथ खुद एक्शन के ऑर्डर ना देते, तो इस मुद्दे को अयोध्या में दबा दिया जाता। जिसमें अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब क्या है। अब क्या ये कोई समाजवादी पार्टी ना बोले? आपका एक्टिव मेंबर है, आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है, लेकिन इस प्रकार के, और यह अति पिछड़ी जाति से जुड़ी हुई एक बालिका से जुड़ा हुआ मामला है, और इस प्रकार की घटिया हरकत में वह लिप्त है, लेकिन तब भी उसको हल्केपन से उड़ाने का काम होता, यानी हल्केपन से लेने का काम होता है। ये बात अखिलेश यादव को अच्छी तरह से पता होगी। मोहित खान का सच सामने आएगा तो उंगली उन पर भी उठेगी। ये बात अवधेश प्रसाद को अच्छे से पता होगी। मोहित खान एक्सपोज होगा तो आरोपों की रेंज में वो तक आएंगे। लेकिन सब कुछ जानते हुए भी, सब समझते हुए अखिलेश ने मोहित खान पर कोई एक्शन नहीं लिया, पार्टी से नहीं निकाला, उससे नाता नहीं तोड़ा। अवधेश प्रसाद तो 4 दिन तक अनजान बने रहे, मोहित खान को पहचानने से दूरी बनाते रहे। ना इंसाफ की बात की, ना मोहित खान का नाम तक अपनी जुबान पर आने दिया। अखिलेश यादव पर कितना ज्यादा प्रेशर है, समाजवादी पार्टी वोट बैंक और इंसाफ के बीच में कैसे फंसी है, वो अखिलेश यादव के इन चारों ट्वीट से समझिए। सबसे पहले अखिलेश यादव ने रेप केस पर यह ट्वीट किया, इंसाफ की बात की, डीएनए टेस्ट तक का सुझाव दिया, दोषी पर कार्रवाई की। सबको लगा अखिलेश अयोध्या रेप केस की बात कर रहे हैं, मोहित खान पर अब कार्रवाई करेंगे। जैसे कहीं से फीडबैक आया हो या किसी ने विरोध किया हो, अखिलेश ने अपने बयान को एडिट किया, सिंपल भाषा में समझाए तो ऑनलाइन बदलाव किया। अपने लिखित बयान के साथ जौनपुर की रेप खबर की फोटो को जोड़ा। शायद अखिलेश अयोध्या केस की तुलना जौनपुर रेप केस से करके कोई मैसेज देना चाहते थे। दोनों रेप और डीएनए टेस्ट को जोड़कर नई थ्योरी समझा रहे थे। फिर शायद लगा हो कोई गड़बड़ हो गई, दांव उल्टा पड़ जाएगा। एक पक्ष को खुश करने के चक्कर में कहीं दूसरा पक्ष नाराज ना हो जाए, इसलिए ट्वीट ही डिलीट कर दिया, पेज ही उठा दिया और पहली वाली लाइन पर लौट आए। 1 से 3:18 के बीच 4 बार अखिलेश ने ट्वीट बदला। ऐसा काम होगा तो सवाल उठेंगे। सवाल मायावती भी पूछ रही है, क्योंकि एक शख्स जो खुद मुख्यमंत्री रह चुका हो, वो डीएनए वाली थ्योरी दे तो बवाल तो मचेगा ही। अखिलेश यादव लखनऊ से दिल्ली पहुंच गए। यूपी विधानसभा से देश की संसद में बोलते हैं। अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद को समाजवाद का ब्रांड एम्बेसडर बताते हैं, लेकिन मोहित खान पर चुप है, एकदम चुप हो जाते हैं। क्या लिखना है ये भी तय नहीं कर पाते। अयोध्या में पाप हुआ, यूपी में हल्ला मचा, पूरे देश को पता चला, लेकिन अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद अनजान बने रहे। राम राज्य की बात करने वाले अवधेश प्रसाद इंसाफ की मांग से दूरी बनाने लगे। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस पर राजनीति कर रही है। मेरा विनम्रतापूर्वक ऐसे लोगों से निवेदन है कि ये राजनीति का मोमेंट नहीं है, ये पॉलिटिक्स का नहीं है, ये संवेदना का है, दर्दनाक घटना है। उसको न्याय दिलाने में लगें और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इनोसेंट को फंसाया न जाए और इसको और अच्छा आने के लिए डीएनए टेस्ट लगा लिया जाए, डीएनए टेस्ट करा लिया जाए। मेरा तो 45 साल की राजनीति है, मैं कभी भी
जिसका अपराध से जरा कोई रिश्ता रहा हो, नज़दीकी रहा हो, उसको अपने पास फटकने नहीं दिया, उससे किसी प्रकार का सहायता नहीं लिया। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का तो बहुत पुरानी विचारधारा है, बहुत पुरानी विचारधारा है। और मुस्लिम से, यादव से पता नहीं कौन सी दुश्मनी है, हमें बता ही नहीं सकते। तो पुराना है। सोचिए, मोहित खान की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला तो अवधेश प्रसाद यादव, मुस्लिम और योगी वाला एंगल ले आए। समाजवादी पार्टी यादव परिवार की पार्टी है, मुस्लिम वोट बैंक है, इसलिए इनके खिलाफ अवधेश प्रसाद को बोलना मना है। जिसके साथ पाप हुआ उसकी जाति देखकर स्टैंड लिया जा रहा है। एक बात समझने और सोचने वाली है, आखिर इतने बवाल के बाद भी मोहित खान के खिलाफ समाजवादी पार्टी क्यों नहीं जा रही है? आखिर मोहित खान के पास ऐसा क्या है जिसकी वजह से अखिलेश तक की जुबान बंद है? जिस बेकरी पर बुलडोजर चला है, जहां पर मोहित खान का अवैध कब्जा था, उसके गेट पर समाजवादी पार्टी का झंडा सबसे ऊपर लगा था। ये मैसेज है, लोकल सिस्टम को पावर किसके पास है। मोहित खान एक नाबालिग बच्ची की जिंदगी से खिलवाड़ करता रहा, उसको कोई रोक नहीं पाया। बच्ची की हालत कैसी है, उसके परिवार को कितना टॉर्चर किया गया है, इसका अंदाजा संजय निषाद के आंसुओं से लगा सकते हैं, जो पीड़ित से मिलकर बाहर निकले। समाजवादी पार्टी से नारा देने वाले सांसद को पार्टी से बाहर करें और उसे उनकी सदस्यता समाप्त हो जाए। जो इस सांसद ने उनके लिए पैरवी की है, पूरे के पूरे उसके मुकदमा नहीं होने दिया। कई दिन तक वो 13 साल की बच्ची है। 13 साल की बच्ची कहाँ जाएगी, कहाँ मुंह दिखाएगी और किस तरीके से ये मेरे समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसमें किस तरीके से होगा। अंग्रेजों से लड़ा, मुगलों से लड़ा, आपकी अत्याचारियों से कैसे लड़ा जाएगा। मैं समाज से अपील करता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ा हूं और अपने न्याय के लिए मेरा साथ दें और मैं उसे जहां तक हो सकता है उसे लड़ाई लड़ने का काम करूंगा। मोहित खान का नेटवर्क कितना ताकतवर है, उसका नेक्सस कहां तक फैला है, ये जानने के लिए हमारी टीम ने भद्रसा में तहकीकात की। उन लोगों से भी जो मोहित खान से पीड़ित हैं, उन लोगों से भी मुलाकात की जो बरसों से इंसाफ की उम्मीद में बैठे हैं। इस लिस्ट में मुस्लिम भी शामिल हैं। ये राशिद अंसारी है, जिनकी जमीनों पर मोहित खान ने कब्जा किया है। राशिद अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मोहित खान के खिलाफ लगातार संघर्ष भी करते रहे हैं और जमीन के कई मामलों में वो पैरोकारी भी करते रहे हैं। राशिद भाई, ये इतना बड़ा भूमाफिया कैसे बन गया? ये भूमाफिया शुरू से है। हमारी एक जमीन है, यही एक रेलवे क्रॉसिंग के बगल में। इन्होंने जमीन तो बेच दी है, पट्टी की जमीन थी, इन्होंने बेच दी है। आगे की मेरी है गाटा संख्या 1784, वो हमारी जमीन है, उसका मेरे पास बैनामा कॉपी भी है। ठीक, इन्होंने कोई मौर्या के हाथ में, इसी मदरसे का ही निवासी है, मौर्या के हाथ में बेच दिए। वो जबरन आए दिन हमारे पेड़ को काटते रहिए। हम चौकी में FIR करते, कोई मतलब इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। चौकी तो उनके प्रमाइसेस में, घर में ही थी। चौकी तो शुरू से इनके हाथ में है, इनके ऊपर कोई कार्रवाई, कोई एक्शन नहीं होता है। और यहाँ के नेता जो हैं सपोर्ट में है इनके। 2012 से 2017 जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही, क्या उस दौरान मोहित खान सबसे ज्यादा फूला फला और पैसे की कमाई किया गलत तरीके से? ये शुरू से है, 2012 से 17 में कुछ ज्यादा ही है। 2012 से 17 में सरकार में रह के बहुत सारी जमीन ऐसी है जो लफड़े में है, बहुत लोग ऐसे हैं। हमारी खुद जमीन 3 बिस्ता ये लोग आगे मतलब रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग चाहते हैं कि सरकार संज्ञान ले और कार्रवाई करे? हाँ, कार्रवाई करे। भरोसा है योगी आदित्यनाथ की सरकार पे? बाबा की सरकार है। बाबा की सरकार में जो काम नहीं होता है वो अच्छे अधिकारी या कोई नेता सब करते हैं। अयोध्या के राशिद अंसारी को भी यकीन है, योगी सरकार में ही इंसाफ मिल सकता है। सरकार बदल गई तो मोहित खान फिर से भद्रसा की गद्दी पर बैठ जाएगा। सरकारी जमीन पर बैंक बनाना, तालाब पर कब्जा करना, ग्राम समाज की जमीन पर बेकरी बनाना, ये बताता है कि मोहित खान के सिर पर किसका हाथ था। कौन ऐसा नेता है जो मोहित खान को आगे बढ़ाता था?
भदरसा कस्बे में किस तरीके से मोहित खान जमीनों पर कब्जा करता था, इसका अंदाजा सिर्फ इसी बात से आप लगा सकते हैं कि सरकारी चक रोड यानी कि जो रास्ता होता है किसी भी एक जहां से दूसरी जहां जाने के लिए, उस जमीन पर मोहित खान का कब्जा हुआ करता था और ऐसे सरकारी बैंकों को वो अपनी जमीन में किराए पर दे देता था। ऐसे में बिल्कुल स्पष्ट हो जाता था कि ये जमीन उसी की है, क्योंकि सरकारी बैंक अगर खुल रहा है तो निश्चित तौर पर यह माना जाता है कि बैंक ने बाकी चीजों को देखा होगा और सारे कागजात चेक करने के बाद ही बैंक को किराए पर लिया होगा। लेकिन फर्जीवाड़ा जबरदस्त तरीके से करता था मोहित खान। सरकारी बैंकों को भी इसी तरीके से उसने किराए पर उठा रखा था। महीने उसकी लाखों की आमदनी होती थी और यहाँ भी जो भूमि है इसका बताया जा रहा है कि 10 मीटर का जो इलाका है इसको सरकार की तरफ से पैमाइश हुई है और ये पैमाइश पूरी तरीके से अवैध बताई गई है। ये जो पूरा इलाका है दरअसल सरकारी चक रोड है। इसी चक रोड के जरिए कोई भी शख्स एक जहां से दूसरी जहां जाता है, चाहे वो गाड़ी से जाए, चाहे वो पैदल जाए, चाहे वो किसी और तरीके से जाए, लेकिन सरकारी चक रोड को कब्जा करके इस तरीके से उसमें सरकारी बैंकों को खोलना, उसी में अपनी एक प्राइवेट बेकरी खोलना जिसको आउटलेट के तौर पर इस्तेमाल करना और ठीक बगल में वो बेकरी होना जिसपे अब से कुछ देर पहले योगी आदित्यनाथ का बाबा का बुलडोजर चल चुका है। ये पूरा जो इलाका है 10 मीटर का, ये अवैध है। ये देखिए सरकार की तरफ से लाल निशान ऊपर से नीचे तक लगा दिया गया है, यानी कि जो पूरा कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है ये पूरी तरीके से अवैध है। हालांकि बैंक को नोटिस सर्व किया जाएगा सरकार की तरफ से, एसडीएम की तरफ से, और उसके बाद यहाँ पर जो कार्रवाई होगी वो कुछ दिनों बाद होगी, क्योंकि बैंक को खाली कराना पड़ेगा और उसके बाद ये कार्रवाई हो सकेगी। ठीक बगल में आप देखिए सरकारी तालाब है और इसी तालाब के बगल में जो पुराना अवैध निर्माण होता था उसको भी कब्जा कर लिया गया था। मोहित खान इतना पावरफुल इसलिए है क्योंकि उसके पास मुस्लिम वोट की ठेकेदारी है। भदरसा पंचायत की आबादी 18,000 है, जिसमें 10,000 से ज्यादा मुस्लिम है। 60% वोटर्स मुसलमान हैं। अयोध्या जीतने में मुस्लिमों ने एक मुश्त वोट समाजवादी पार्टी को दिया। अवधेश प्रसाद को मुस्लिम वोट भर भर कर मिला। यही वजह है अब अवधेश प्रसाद कैसे मोहित खान का विरोध कर सकते हैं, क्योंकि अभी अयोध्या लोकसभा में मिल्कीपुर उपचुनाव होना है। मिल्कीपुर में 35,000 मुस्लिम वोटर्स हैं जो जीत हार में निर्णायक होंगे। नाम खराब हो तो हो, सवाल उठे तो उठे, लेकिन वोट नहीं जाने चाहिए। इस वक्त समाजवादी पार्टी का यही मकसद है। इसलिए पीड़ित के परिवार पर दबाव डाला जा रहा है, केस वापस लेने का, आरोपी को हटाने का, लेकिन मोहित खान के मददगार भी बचेंगे नहीं। मोहित खान के 2 मददगार, मोहम्मद राशिद जो भदरसा नगर पंचायत के चेयरमैन है और समाजवादी पार्टी के नेता है, और दूसरे जय सिंह राणा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। दोनों ने पीड़ित को धमकी दी। अखिलेश यादव के चुनावी पोस्टर में पीडीए सबसे बड़ा, सबसे बोल्ड अक्षरों से लिखा है पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। लेकिन लगता है अखिलेश के लिए पी से ज्यादा ए जरूरी है। अल्पसंख्यक के लिए पिछड़ा को छोड़ने का रिस्क भी उठाने के लिए तैयार हैं। इनका पीडीए धोखा नजर आता है। वो सिर्फ एक जाति विशेष के लिए है, एक धर्म विशेष के लिए है। उस जाति विशेष के, धर्म विशेष के आदमी अपराध करें तो कोई बात नहीं है, बाकी फिर पीडीए चलता है, उनको पूरा संरक्षण है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब चौकी में पहुंचती है पीड़िता तो कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि चौकी आरोपी के घर में ही हुआ करती है। इसलिए तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई और धन्यवाद दे रहा हूं कि उन्होंने पूरी चौकी को वहां से हटाने का काम किया, उन पे और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने का काम किया, और इसमें और लगातार जांच चल रही है। और यहाँ पे ये भी पता चला कि ये कोई पहली घटना नहीं थी। इस तरीके से उन लोगों ने और भी घटनाएं की हैं जिनकी आवाज नहीं सुनी गई, तो वो भी जांच होगी, उन पे भी कार्रवाई होगी। 24 के चुनाव में पिछड़ा वोट ने अखिलेश को आगे किया था। ये वोट बैंक पहले बीजेपी के साथ था। अफवाह गैंग ने ऐसे डराया, इन्होंने साइकिल को थामा। योगी आदित्यनाथ ने समझाया भी है। समाजवादी पार्टी की कोर सोच क्या है। फिर इन माफियाओं को गले से लगाने वाले लोग कौन थे? और समाजवादी पार्टी के लोग इन माफियाओं को गले से लगा करके प्रदेश में अराजकता और गुंडागिर्दी और दंगों की आग में प्रदेश के को झोंकने का कार्य जो की थी, उस समय ये पीडीए के लोग कहां थे? ये पीडीए का नारा लगाने वाले लोग उस समय कहां चले गए थे? और इसीलिए प्रश्न खड़ा होता है,
जिन लोगों ने ओबीसी समाज और प्रदेश के युवाओं की नौकरियों में डकैती डाली थी, जिन लोगों ने यहां के रोजगार पर डकैती डालने का काम किया था, जिन्होंने प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, और जो लोग उत्तर प्रदेश जैसे अनलिमिटेड पोटेंशियल के प्रदेश को अराजकता की भट्टी में झोंकने के लिए जिम्मेदार थे, बहनों और भाइयों, वे लोग आज आपसी फूट डालो और राज करो की अपनी नीति के तहत लगातार अपने दुष्प्रचार तंत्र के माध्यम से समाज को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। मोहित खान गिरफ्तार हो चुका है, उसके अवैध साम्राज्य पर बुलडोजर चल चुका है। मोहित खान का समाजवाद एक्सपोज हो चुका है, लेकिन अभी तक मोहित खान को समाजवादी पार्टी ने हटाया नहीं है। मोहित खान सलाखों के पीछे है, लेकिन वो इस वक्त भी सपा का भदरसा नगर अध्यक्ष है, क्योंकि अखिलेश यादव को मोहित खान के डीएनए पर ज्यादा भरोसा है। अखिलेश यादव चाहते हैं इस देश में किसी बेटी, किसी महिला के साथ अगर घिनौना पाप हो तो वो पहले डीएनए टेस्ट करवाए, ये साबित करे उनके साथ जिसने रेप किया है उसका डीएनए मैच कर गया है। अखिलेश यादव अपने फिक्स वोट बैंक से रिश्ते खराब नहीं करना चाहते। अखिलेश ने डीएनए टेस्ट वाली लाइन शुरू की, समाजवादी पार्टी इस पर आ गई। अब जो भी सवाल पूछेगा उसको यही जवाब मिलेगा, जाओ पहले डीएनए टेस्ट करवा कर आओ। यूपी में टेस्ट सिर्फ एक होगा, वो टेस्ट भी योगी लेंगे, ये बात अखिलेश जानते हैं। एक्शन होगा, जहां तक मोहित खान की पहुंच है वहां तक एक्शन होगा, ये वादा खुद योगी ने किया है। पीड़िता के परिवार से मुलाकात की है जिलाधिकारी अयोध्या, एसएसपी अयोध्या और अयोध्या के विधायक अमित सिंह चौहान ने, जिन्होंने कल पीड़िता के परिवार को ले जाकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कराई थी। विधायक जी, मुलाकात आप लोग की हुई है, पीड़ित परिवार की कुछ मांगे हैं, कुछ आपने आर्थिक सहायता भी की है परिवार की? जी देखिए, कल हम, चूंकि मैं स्थानीय विधायक हूँ, ये मेरा क्षेत्र बीकापुर के अंतर्गत नगर पंचायत भरतकुंड बदरसा है, तो कल उसके जो पीड़ित महिला जिसके साथ ये घटना हुई, दुखद घटना हुई, उसके परिवार को लेके हम माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मिले। माननीय मुख्यमंत्री ने करीब 15 से 20 मिनट माता जी के साथ पूरी उनकी एक एक बात सुना। उसके तत्काल उन्होंने कहा कि जो भी माता जी की समस्या है, इस पीड़ित परिवार की समस्या, उसको समस्या का निदान हो। तो समस्या क्या थी? बिटिया के साथ घटना हुई, दुखद घटना हुई, तो दो चीज है। चूंकि ये परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत कहा कि इस परिवार को हम आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे, और आज हम लोग जो स्थानीय प्रशासन के साथ आए थे उसको 5 लाख का चेक प्रदान किया। इसके साथ साथ हम लोगों ने आश्वस्त किया उत्तर प्रदेश सरकार आपके साथ खड़ी है। आज ईरानी मीडिया में ईरान के एक बयान की बहुत चर्चा है। ईरान ने कहा कि आने वाले घंटों में दुनिया असाधारण दृश्य देखेगी, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तो क्या ईरान ने इजराइल के खिलाफ युद्ध का अलार्म बजा दिया है? क्या किसी भी वक्त दुनिया के कोने में 2024 का सबसे बड़ा युद्ध शुरू होने वाला है? ईरान समर्थित आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह ने 6 घंटे में इजराइल पर 5 एयर स्ट्राइक्स की हैं। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने भी युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। उधर इजराइल में हाई अलर्ट है। संभावित युद्ध के डर से इजराइल की एक बड़ी आबादी देश से बाहर निकल रही है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने लड़ाकू विमान और युद्धपोतों को तैनात कर दिया है। इसी बीच हमास के कमांडर इस्माइल हानिया के असैसिनेशन को लेकर आज 2 नई थ्योरी सामने आई हैं। बस कुछ देर पहले ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कहा कि हानिया को शॉर्ट रेंज प्रोजेक्टाइल से मारा गया, जबकि एक ब्रिटिश अखबार ने दावा किया है कि मोसाद ने ईरान के ही एजेंट्स को हायर करके 3 अलग अलग कमरों में बम फिट करके इस्माइल हानिया को असैसिनेट कर डाला। हानिया सच में कैसे मारा गया और उसके असैसिनेशन के बाद अगले 24 घंटे में ईरान कितना बड़ा हमला करने वाला है, इस रिपोर्ट से समझिए। किसी भी वक्त एक नए युद्ध का सायरन बजेगा। ईरान भी हमले करेगा, इजराइल भी नहीं छोड़ेगा। शुरुआत हो चुकी है। ईरान ने पोस्टर छपवा दिए हैं, इजराइल की तरफ मिसाइल तैनात कर दिए हैं।
ईरान अब सीधे इजराइल के पीएम नेतन्याहू पर हमला करेगा और इसके लिए उसने कसम खाई है, मैसेज भेजा है। नेतन्याहू, वेट फॉर आवर रिवेंज। नेतन्याहू, वेट फॉर आवर मिसाइल्स। आतंकी संगठन हिजबुल्ला इजराइल पर 6 घंटे में 5 एरियल स्ट्राइक कर चुका है। अगले कुछ घंटों में ईरान इजराइल के बीच में फुल फ्लेज्ड वॉर का ट्रिगर दबने का खतरा है। ईरान ने कुछ घंटों पहले ही दुनिया को यह मैसेज दिया और साफ साफ कह दिया, आने वाले घंटों में दुनिया असाधारण दृश्य देखेगी, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तो क्या ईरान ने इजराइल पर अब तक के सबसे बड़े हमले का प्लान बना लिया है? ईरान और हिजबुल्ला के तेवर देखकर लग रहा है इस बार अटैक ऐसा होगा जो ना पहले कभी हुआ है ना कभी होगा। और इसकी वजह है हमास के कमांडर नंबर 1 इस्माइल हानिये का असैसिनेशन। इजराइल के दुश्मन नंबर 1 इस्माइल हानिये को जिस गेस्ट हाउस में असैसिनेट किया गया, उस गेस्ट हाउस की एक और तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर इमारत के ठीक सामने ऊंचाई से किसी पहाड़ी से ली गई है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है धमाका करने वाले ने ऐसे ही रिमोट लोकेशन से कमरे में रखे एक्सप्लोसिव डिवाइस का बटन दबाया और ब्लास्ट हो गया। मगर अब इस्माइल हानिये के असैसिनेशन से जुड़ी एक और चौंकाने वाली बात पता चली है। अब तक खबर थी कि सिर्फ एक कमरे में बम रखा था, मगर अब खबर आ रही है कि 3 अलग अलग कमरों में बम रखे गए थे और 2 ईरानी एजेंट्स भी हानिये के असैसिनेशन में शामिल थे। जो नई जानकारी आ रही है उसके मुताबिक मोसाद ने मई महीने में ही हमास के आतंकी नंबर 1 हानिये को मारने का प्लान बना रखा था। उस वक्त हानिये ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे जाने के बाद उनके फनरल के लिए ईरान पहुंचा था। ये तस्वीर उसी वक्त की है, लेकिन तब मोसाद ने उसे असैसिनेट नहीं किया। ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ ने 2 ईरानियन अधिकारियों के हवाले से दावा किया है कि मई में इस्माइल हानिये को मारने का प्लान मोसाद ने इसलिए कॉल्ड ऑफ कर दिया क्योंकि उस वक्त इस्माइल के अलावा इमारत में सैकड़ों लोग थे और असैसिनेशन अटेम्प्ट फेल होने का खतरा था। इसके बाद मोसाद ने इंतजार किया और दूसरी बार इस्माइल हानिये के ईरान विजिट का पूरा शेड्यूल निकाला और जैसे ही मोसाद को पता चला कि जुलाई में हमास का कमांडर तेहरान पहुंचने वाला है, उसने उसी वक्त अगला प्लान एक्टिवेट कर दिया। द टेलीग्राफ के मुताबिक ईरान में रह रहे मोसाद के एजेंट्स को पता चल गया कि इस्माइल हानिये जब जुलाई में तेहरान पहुंचेगा तो किस गेस्ट हाउस में ठहरेगा। उसके बाद उसी सफेद इमारत के 3 अलग अलग कमरों में मोसाद के एजेंट्स ने बम प्लांट कर दिया और फिर वो ईरान छोड़कर चले गए। ईरानी एजेंसीज को उस सफेद इमारत की सर्विलांस फुटेज की जांच में 2 और चौंकाने वाली बात पता चली है। नंबर 1, कहा जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज में बम प्लांट करने वाले शख्स एक कमरे से दूसरे कमरे में गए, फिर तीसरे कमरे में गए और बम प्लांट करके वहां से निकल गए। ईरानी ऑफिशियल्स के मुताबिक सीसीटीवी में साफ साफ दिख रहा है कि 3 कमरों में बम रखे गए। दूसरा चौंकाने वाला फैक्ट यह है कि मोसाद ने इस्माइल हानिये के असैसिनेशन के लिए अंसार अल महदी प्रोटेक्शन यूनिट के एजेंट्स को हायर किया था और इन्हीं एजेंट्स ने बाद में
बम डेटोनेट करके हमास के नंबर 1 कमांडर का काम तमाम कर दिया। और अब जो खबर आ रही है वो ये है कि ईरान ने हनिये के असैसिनेशन मामले में अपने ही देश के 2 दर्जन से ज्यादा सस्पेक्ट्स को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए सस्पेक्ट्स में ईरान के सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर्स शामिल हैं। मिलिट्री ऑफिशियल से लेकर गेस्ट हाउस को चलाने वाले स्टाफ को भी पकड़ा गया है। इस्माइल हनिये तो मारा गया, लेकिन अब तक बहुत बड़े युद्ध का खतरा दुनिया पर मंडरा रहा है। हिजबुल्लाह ने 6 घंटों में इजराइल पर 5 एयर स्ट्राइक्स कर डाले हैं। ऊपर से ईरान ने जो पोस्ट जारी किया है, जिस तरह से नेतन्याहू को धमकाया है, उससे तो यही लग रहा है कि इजराइल की तरफ से मिसाइल और रॉकेट की बरसात होने वाली है। युद्ध का सायरन बज गया है। पूरी दुनिया में खतरे का अलर्ट हो चुका है। 24 से 48 घंटों में कुछ ना हो, इजराइल और ईरान के भीतर धमाके होने तय हैं। कुछ घंटे पहले ही आईडीएफ ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए आतंकी हमले के मास्टरमाइंड मोहम्मद डाइफ को एयर स्ट्राइक में मार गिराया है। ये उसी एयर स्ट्राइक की फुटेज है। पिछले साल इजराइल पर हुए हमले की एक स्क्रिप्ट इस्माइल हनिये ने भी लिखी थी। उस हमले के लिए बेरूत में ईरानी अधिकारियों के साथ मीटिंग भी हुई थी और उस वक्त मोसाद से बड़ी चूक हो गई थी। ये मोसाद के बारे में क्या कहा जाता है, you know, if you got a thought going in your mind about the Israelis, they would know. Yeah. I mean, that is the metaphor. Right. It is the legend of Mossad. और इनको भनक भी नहीं लगी कि मार्च में there was a meeting in Beirut with the boss of the IRGC Quds, Iranian Revolutionary Guard Quds, जिसमें हिजबुल्लाह के आदमी थे, जिसमें हमास के आदमी थे, and the main actor in this, Hani would know, is the Palestinian Islamic Jihad, PIJ. They are the danger guys. एक मीटिंग हुई. And what is that meeting about? I mean, atkale hi hai, but why should people meet? The second thing, yesterday I heard on one of these shows, I think it was a Caroline Glick show, ki the Egyptians, in fact, she names Al-Sisi. Yeah, Al-Sisi spoke to Netanyahu and said that something big is going to happen. And Netanyahu ignored it. But you see, we shouldn't confirm all that because they are just news tales. But I'm quite sure, this is my military hunch, ki 1-2 mahine baad पता लगेगा कि सब कुछ था, ओनली द डॉट्स डिडंट गेट कनेक्टेड। और ये सब चीज़ें हुई हैं, इसमें महारत ईरान की है, ड्रोन्स, रॉकेटरी, मिसाइल्स। सी व्हाई इज इट दैट द रॉकेट्स रोज फायर होते हैं वहाँ पे? दिस वाज दिस बराज ऑफ 7,000 व्हिच स्टन्ड टेल अवीव, व्हिच पेनिट्रेटेड द आयरन डोम। So there are deep military matters in it, and therefore it leads me to believe that of course it is Iran and its proxy. लेकिन अब मोसाद का बदला पूरा हो चुका है। इस्माइल हनिये एलिमिनेट किया जा चुका है। हमास के टॉप कमांडर की लाश कतर के दोहा में दफन की जा चुकी है। ये तस्वीर उसी जगह की है जहां हनिये को दफनाया गया है और हनिये को उसके अंजाम तक मोसाद ने पहुंचाया है। अब सवाल उठता है कि आगे क्या होगा। इजराइल और ईरान में युद्ध तो होगा, भीषण होगा, ये तय है। मगर उस युद्ध में कौन जीतेगा? क्या इजराइल और ईरान ही भिड़ेंगे या दूसरे अरब देश भी इस युद्ध में कूदेंगे? क्या अगले कुछ घंटों में इजराइल के खिलाफ अरब देशों का जॉइंट ऑपरेशन होगा, एक साथ हमला होगा?
इजराइल को पश्चिम एशिया के भीतर समर्थन नहीं मिलना है, लेकिन उसके साथ अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी सहित यूरोप के ज्यादातर देश हैं, ऑस्ट्रेलिया भी है। जबकि ईरान के पास पड़ोस के देशों का समर्थन ही नहीं, उनकी मदद भी होगी। इनमें फिलिस्तीन, लेबनान, तुर्की, सीरिया, कतर, ओमान जैसे देश हैं। रूस और चीन भी ईरान के साथ खड़े दिखते हैं। करीब करीब हर अरब देश ने ये कह दिया है कि वो इजराइल के खिलाफ ईरान और हिजबुल्लाह के हर एक्शन के साथ है। ईरान के टीवी चैनल्स पर इस वक्त न सिर्फ युद्ध का सायरन बज रहा है, बल्कि बाकायदा वॉर एंथम चलाया जा रहा है। यानी ईरान ने अब की बार ठान लिया है, अब आर या पार की लड़ाई होगी, खून खराबा होगा। मगर क्या ईरान सच में इतना पावरफुल है, इतना ताकतवर है कि वो मिलिट्री कैपेबिलिटी और टेक्नोलॉजी के धनी इजराइल पर अचानक हमला बोलकर उसे तहस नहस कर सकता है? ईरान के पास कुल विमान 551 है, वहीं इजराइल के पास 612 विमान है। ईरान के पास लड़ाकू विमानों की संख्या 186, तो वहीं इजराइल के पास 241 लड़ाकू विमान है। ईरान के टैंक 1996 हैं, तो इजराइल के पास 1370 टैंक। सैन्य ताकत के लिहाज से ईरान की IRGC में 6 लाख से ज्यादा सोल्जर्स हैं। इजराइल की आर्मी IDF में 1,70,000 से ज्यादा सोल्जर्स हैं, जो कहीं ज्यादा खतरनाक और मोटिवेटेड हैं। ईरान के पास सैन्य बल और हथियार भले ही ज्यादा दिखते हो, लेकिन वो पुराने हैं, उनका रख रखाव बेहतर नहीं है, उस पर कई पाबंदियां लगी हुई हैं। इजराइल के केस में ऐसा नहीं है, उसके पास अत्याधुनिक हथियार है। पश्चिम एशिया में चारों तरफ से घिरे होने के बावजूद इजराइल अपनी लड़ाइयां खुद ही लड़ता रहा है और उन लड़ाइयों को जीतता भी रहा है, लेकिन इस बार हालात दूसरे हैं। क्योंकि अगर अगले कुछ घंटों में इजराइल और ईरान के बीच कोई युद्ध हुआ, तो वो बस ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं रहेगा, उसमें और भी ताकतें शरीक होंगी। अरब देश खुलकर ईरान के साथ खड़े दिख रहे हैं और ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। इधर अमेरिका ने इजराइल की रक्षा के लिए मिडिल ईस्ट में युद्धपोतों और लड़ाकू विमानों को तैनात कर दिया है। तो क्या अब की बार युद्ध का खतरा वाकई बहुत बढ़ गया है? और क्या दुनिया के एक हिस्से में बम बारूद गोलों की बरसात होने वाली है, मिसाइल बरसने वाले हैं? संकेत तो ऐसे ही मिल रहे हैं।